मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज विचार करेंगे वैश्वीकरण पर या भूमंडलीकरण पर। इसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है? विश्व के सभी देशों के मध्य व्यापक आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पूरी दुनिया एक, इसलिए कहा जाता है ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम। क्योंकि इन दिनों संचार के साधनों और परिवहन के साधनों में इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि पूरी दुनिया एक गांव के रूप में सिमट गई है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई घटना घटती है, कुछ ही समय के अंदर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। आपको कहीं भी जाना हुआ, आप जा सकते हैं और शाम ढलने के पहले वापस आप अपने घर में आ सकते हैं। इतनी तेजी से दुनिया का विकास हो रहा है कि पूरी दुनिया सिमट करके रह गई है। जो भौगोलिक दूरियां थी वो अब कोई मायने नहीं रखती। तो पूरा विश्व एक गांव है। देखिए, हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय, मतलब प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन जब हम उसे विश्व कहते हैं तो विश्व का मतलब पूरी दुनिया एक है। और इस चैप्टर का नामकरण किया गया है वैश्वीकरण, मतलब पूरी दुनिया एक है। भले ही राष्ट्र हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी है, लेकिन अब वो दूरियां, वो फासले अब नहीं के बराबर रह गए हैं। उनका अब कोई महत्व नहीं रह गया है। तो विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच व्यापक संबंधों की स्थापना हो, ये वैश्वीकरण का मतलब होता है। बात क्या हुई थी? 1990 या आप कह सकते हैं 1985 से लेकर के 1992-93 तक, इन 5-6 वर्षों की अवधि में कुछ प्रमुख घटनाएं घटी। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध की समाप्ति के लिए सहमति प्रदान की। उन दोनों की भी सहमति हो गई कि अब शीत युद्ध को हम समाप्त करते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में जहां कहीं भी थी, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो गई। विशेष करके यूरोप के राष्ट्रों में जहां कहीं भी साम्यवादी व्यवस्था थी, वो सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके 1-2 साल के अंदर खत्म हो गई। दोनों जर्मनी का, पूर्व पश्चिम जर्मनी का एकीकरण हो गया और विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई। अब इन परिस्थितियों में विभिन्न राष्ट्रों की ओर से, लोगों की ओर से यह मांग की जाने लगी कि एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए, जहां पूंजी का, श्रम का, व्यापार का निर्बाध आवागमन हो, कहीं कोई रोक टोक नहीं। पहले के जमाने में, मतलब कि 1990 के पहले, जब भारत ने 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, उसके पहले स्थिति यह थी कि यदि कोई व्यक्ति भारत का अमेरिका से या जर्मनी से कोई कार खरीद के लाता था, मान लीजिए उस जमाने में कार की कीमत 1 लाख थी, तो यहां पर उस पर टैक्स लग जाता था 2 लाख रुपए। तो 1 लाख की गाड़ी की कीमत उसको भारत में 3 लाख रुपए पड़ती थी। इतना ज्यादा प्रतिबंध थे पहले आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने के पहले की स्थिति थी। तो पूंजीवादी राष्ट्रों की ओर से इस बात की मांग की जाने लगी कि
पूंजी का निर्बाध आवागमन होना चाहिए, निर्बाध प्रवाह होना चाहिए और श्रम का भी निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। राष्ट्रों के बीच व्यापक परिप्रेक्ष्य में संबंधों की स्थापना होनी चाहिए। इससे पूरा विश्व एक गांव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थी वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि। आखिर में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और आर्थिक उदारीकरण की नीति का पालन, आर्थिक उदारीकरण की नीति को दुनिया के विभिन्न देशों ने धीरे धीरे करके स्वीकार कर लिया। वस्तुतः इस आर्थिक उदारीकरण की नीति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? साम्यवादी व्यवस्था में सबै भूमि गोपाल की होती है, मतलब पूरी संपत्ति पर, व्यक्ति के निजी जीवन पर भी राज्य का एकमात्र अधिकार होता है। वहां पर साम्यवादी व्यवस्था में कोई भी कल कारखाना, उद्योग धंधे व्यक्ति अपने नाम से न तो चला सकता है न बना सकता है। वहां पर जो भी होता है शासन की ओर से होता है। वहां पर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था निजी पूंजी को, व्यक्तिगत पूंजी को, व्यक्तिगत संपत्ति को स्वीकार नहीं करती। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था यह कहता है कि व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से क्या होगा? सस्ता, सुंदर, मजबूत चीजें आपको मिलेंगी। आपके सामने अनेक विकल्प होंगे। उन विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प को आप अपने लिए, जिसे आप उपयुक्त समझते हैं, उसको आप चुनेंगे। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो जब साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया तो आर्थिक उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, और इसी के चलते पूरी दुनिया के सभी देशों ने धीरे धीरे करके आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार करना प्रारंभ किया। वैसे 20वीं सदी के 7वें दशक में अमेरिका, इंग्लैंड और पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर के इस बात की मांग की थी कि विश्व व्यापार की एक नई व्यवस्था की स्थापना की जाए, जहां पर व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, सभी चीजों का निर्बाध आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस मार्ग में साम्यवादी व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा थी। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ से समाप्त हो गई, पूर्वी यूरोप के देशों में भी साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई, तब इस आर्थिक उदारीकरण को एक बढ़िया अवसर मिला, और इस प्रकार से पूरी दुनिया के सभी देशों ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से वैश्वीकरण का जमाना प्रारंभ हुआ। तो इसमें नई व्यवस्था की मांग, इसमें क्या होता है? भूमंडलीकरण। पूरा विश्व एक गांव है, और आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत अर्थ, आप व्यापार करिए। व्यापार के मार्ग में जो भी बाधाएं होंगी, विशेष करके बाधा टैक्स की ही होती है, तो टैक्सेशन संबंधी बाधाओं को या टैक्सेशन की दरों को कम से कम करना, ताकि दूसरे देशों से हमारे देश में सामान निर्बाध रूप से आ सके, और हम भी दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए सामान निर्यात कर सकें। फिर निजीकरण को प्रोत्साहित करना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है। जब तक दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था थी, इस समाजवाद का अर्थ था अधिक से अधिक उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना। तो सब चीजों को धीरे धीरे करके शासन ने राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया। जब सोवियत व्यवस्था समाप्त हो गई, तो इन सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को धीरे धीरे करके उसका निजीकरण करना प्रारंभ किया जा चुका है। अब तो भारत में निजीकरण के क्षेत्र में रेलवे भी आ गया है, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी आ गए हैं, क्योंकि शासन ने यह पाया कि यदि शासन
उद्योग धंधों को का संचालन करेगी तो हमेशा घाटे में रहेगी। अनेक उदाहरण आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे कि जहां कहीं भी शासन ने व्यापार करने का प्रयास किया उसको उसमें असफलता मिली, और इसलिए शासन ने कहा कि कब तक हम इस प्रकार से हानि सह करके उद्योग धंधों का संचालन करेंगे, इसलिए इसका निजीकरण किया जाए। और देखिए, निजीकरण करने का परिणाम यह हुआ कि आज गवर्नमेंट को न केवल पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रूप में टैक्सेशन की प्राप्ति हो रही है, अपितु वो भी बहुत अधिक पनप रहे हैं। तो निजीकरण हुआ। बाजारमुख अर्थव्यवस्था, बाजार में जिन चीजों की मांग है उन मांगों के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें कम से कम कीमत में उपलब्ध हो सके। और प्रतिस्पर्धा, व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा जरूरी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब तक नहीं होगी तब तक उपभोक्ता को अच्छी चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज आप देखते हैं आए दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे जाते हैं, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, 2 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए। सामान की कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सामान बेचना है और सामान बेचने के लिए वो किसी भी प्रकार का वो आपको प्रलोभन दे सकते हैं, और अभी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, किस्तों में दीजिए, इंस्टॉलमेंट में दीजिए, उधार नहीं है पैसा तो उधार लीजिए, लेकिन आप सामान खरीदिए। तो लोगों की क्रय शक्ति इससे बढ़ती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, शासन को लाभ होता है, व्यक्ति को भी लाभ होता है। व्यक्ति को लाभ क्या होता है? उसका टेंशन बढ़ता है कि किस्त जमा करनी है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत, वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं का निर्बाध आदान प्रदान होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का निर्बाध आदान प्रदान, पूंजी का निर्बाध आदान प्रदान, श्रम का, ज्ञान का, हर चीज का निर्बाध आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि पूरे विश्व के लोग एक समान संस्कृति के अनुरूप अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकें। इससे भाईचारा बढ़ेगी, मानवता का विकास होगा, पूरी दुनिया का एक साथ अच्छी तरह से विकास होगा। ये इस प्रकार से इस उदारीकरण के अंतर्गत ये सब चीजें सम्मिलित हैं। क्योंकि इन सभी, विशेष करके यह एक पूंजीवादी विचारधारा ही है, और जो 7वें दशक में अमेरिका, इंग्लैंड और पश्चिमी जर्मनी ने जो मांग की थी, उनका कहना था कि इससे पूरी दुनिया में व्यापार और विनिवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक वातावरण मिलेगा, विकास दर में वृद्धि होगी, निर्धनता में कमी आएगी, और इससे प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा। ये उनके तर्क थे, और स्वाभाविक है, यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और लोग भूखे मर रहे हैं तो जनता शासन व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट होगी, और तब फिर ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है क्रांति करके शासन सत्ता को हथियाने का। तो यदि सब कोई अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो इससे प्रजातंत्र सुदृढ़ ही होगा। इसकी प्रकृति क्या है देखिएगा, वैश्विक ग्राम, पूरी दुनिया एक ग्राम के रूप में परिवर्तित होते जा रही है। वैश्विक संस्कृति, पूरी दुनिया में आज लगभग एक ऐसी संस्कृति का विकास हो चुका है जो मूलतः उपभोक्तावाद पर केंद्रित है, भौतिकवाद पर केंद्रित है, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, धनलिप्सा लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, और परिणाम स्वरूप स्वार्थ बहुत ज्यादा व्यक्ति के मन में आने लगा है। ये वैश्वीकरण के कारण ही ऐसा हुआ है। आज से 25-30 वर्ष पहले गांव-गांव होते थे, आज गांव-गांव में सभी प्रकार की चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। पहले गांव में होटल नहीं हुआ करते थे, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत दूर की चीज है। आज हर गांव में तमाम प्रकार की चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जो कस्बों और शहरों में मिलती हैं, वो सब चीजें आज गांव में भी उपलब्ध हो रही हैं।
तो भौतिकता भी उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। फिर श्रम प्रवाह, दुनिया भर में विभिन्न देशों के लोग श्रमिक रूप में आना जाना करते रहते हैं। भारत के करोड़ों व्यक्ति पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के श्रम करने के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। पलायन की व्यवस्था, पलायन की प्रवृत्ति जैसे हम अपने देश में पाते हैं। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहां से मजदूरी प्राप्त करके फिर वापस अपने घर में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रमिक भी आजकल पूरी दुनिया भर में फैलते जा रहे हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों के, विशेष करके विकासशील और अविकसित देशों के लोग दूसरे देशों में जाकर के मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। फिर शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, आज पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के छात्र अलग अलग देशों में जाकर के विद्याध्ययन करते हैं। भारत के लाखों छात्र प्रतिवर्ष दूसरे देशों में जाते हैं। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, इन देशों में जाकर के विद्याध्ययन कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति वैश्वीकरण के कारण ही देखी जा रही है। फिर पेशेवर, हर काम में आजकल व्यवसाय दिखता है। कहते हैं चिकित्सा एक व्यवसाय है, एक चिकित्सा सेवा है, डॉक्टरी पेशा एक सेवा है, लेकिन आज सेवा नहीं है, निश्चित रूप से यह एक व्यवसाय बन गया है। आज की मानसिकता क्या है? आज की मानसिकता यह है कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल में आना जाना करता है, वह कार खरीदने के लिए लोन नहीं लेता है, वह स्वस्थ है, अस्पताल नहीं जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं है और इस प्रकार से वह राष्ट्र पर एक बोझ है। मतलब आपको बीमार पड़ना चाहिए, आपको अस्पताल जाना चाहिए, एक छोटी सी बीमारी के लिए जाइए और डॉक्टर आपको इतनी लंबी चौड़ी टेस्टिंग के लिए आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आप ये टेस्ट कराइए, हजारों लाखों रुपए आप खर्च करिए टेस्टिंग में, अनेक प्रकार की बीमारियों को पता चलेगा। फिर आपको कहा जाएगा ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन में लाखों का बिल, परिणाम क्या होगा? वह अस्पताल जीवित रहेगा। जो लोग अस्पताल पर निर्भर हैं, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, तमाम चीजें, इन सभी चीजों का उससे उनको रोजगार मिलेगा, उनके वेतन की व्यवस्था होगी और इस प्रकार से आप जीडीपी में आपका अभूतपूर्व योगदान रहेगा। यदि आप कार खरीदने के लिए लोन नहीं लेते हैं तो बैंक के विकास में आपकी कोई भूमिका नहीं। बैंक कैसे चलेगा यदि आप उधार नहीं लेते हैं? ये सब आजकल की संस्कृति है। पहले यह माना जाता था कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि 80-90 वर्ष की आयु तक व्यक्ति बिना कोई दवाई के अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहा है तो उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड परिवर्तित होता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो अस्वस्थ नहीं होता, हमेशा स्वस्थ रहता है, कोई दवाई नहीं लेता, उसे राष्ट्र पर बोझ माना जा रहा है। ये वैश्वीकरण का परिणाम है। तो हर पेशा आजकल धन कमाने में लगा हुआ है, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे वकील हो, चाहे अन्य कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी व्यवसाय करने वाला हो, उसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक वह जा सकता है। ये धन का आकर्षण लगातार बढ़ते जा रहा है और धन ऐसी चीज है जो हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। फिर एनजीओ, आजकल पूरी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओ बढ़ते जा रहे हैं।
एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी संगठन, ये सेवा कार्य में लगे होते हैं। इनको शासन से पैसे भी मिलते हैं, ये सेवा कार्य कर रहे हैं। सेवा कार्य की चर्चा किस प्रकार से करते हैं ये लोग, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो गैर सरकारी संगठन देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। फिर पर्यटन, पूरी दुनिया में लोग पर्यटन करते हैं, घूमते हैं, सैर करने जाते हैं, छुट्टियां बिताने जाते हैं। आप जानते होंगे कि विशेष करके दिसंबर के लास्ट में, ईयर एंड में, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में इतने ज्यादा सीट बुक कर लिए जाते हैं कि लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाता। इतने आए दिन हम सड़कों में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखते हैं। तो आजकल पर्यटन भी विश्वव्यापी होता जा रहा है, केवल इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण। फिर WTO, MNC और NGOs की भूमिका। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी व्यापार के क्षेत्र में कोई अड़चने आती है, कोई इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो WTO उसको देखता है, उसको डील करता है, उसको ठीक करता है। इसी प्रकार से दुनिया के विभिन्न देशों में MNCs की बाढ़ आ गई है। MNC मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कंपनी एक राष्ट्र में, उसका मालिक एक राष्ट्र में रहता है, लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में वह अपनी कंपनियां, नई नई कंपनियों की स्थापना करता है, उसको MNCs कहते हैं। और NGO गैर सरकारी संगठन। आजकल इन तीनों संगठनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। ये वैश्वीकरण की प्रकृति हुई। अब जरा देखें लाभ। लाभ सबसे पहले है विकास में सहायक। निश्चित रूप से आज से 25-30 वर्ष पहले लोगों का अपने भारत के संदर्भ में भी विचार करें तो भारत में लोगों का जो स्टैंडर्ड था, आज 30 साल के बाद और विशेष करके आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाने के बाद लोगों के स्टैंडर्ड में, रहने, कपड़े में, भोजन करने में, आने जाने में, सभी प्रकार से स्टैंडर्ड में, स्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, स्वाभाविक है शासन को भी इसका फायदा होगा, कंपनी को भी इसका फायदा होगा। फिर वैश्विक एकता, निर्बाध रूप में पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के बीच विभिन्न चीजों का आदान प्रदान लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार से वैश्विक एकता की पृष्ठभूमि बनते जा रही है। फिर MNC के लिए लाभप्रद, सबसे ज्यादा फायदा तो MNCs को ही होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही होगा सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं, जितने व्यवसायी हैं, जितने उद्योगपति हैं, ये केवल अर्थोपार्जन के लिए व्यापार करते हैं, उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं अर्थोपार्जन के लिए। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन करना। तो MNC के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतर्निर्भरता, पूरी दुनिया का कोई भी देश हर दृष्टि से अपने साधनों के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। वह कुछ चीजों के दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकता है, लेकिन अनेक चीजों के लिए वह दुनिया के विभिन्न देशों पर निर्भर करता है। अपने भारत को देख लीजिए, तेल के लिए वह पूर्व अरब देशों पर, सोवियत रूस पर पूरी तरह से निर्भर है। इसी प्रकार से अन्य अनेकानों चीजों के लिए भारत दुनिया के विभिन्न देशों पर निर्भर है। जब तक इन देशों से भारत को वो चीजें नहीं मिलेंगी, भारत की पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसी प्रकार से, ये तो केवल भारत का एक उदाहरण दे रहा हूं, दुनिया के हर देश एक दूसरे पर अंतरराष्ट्रीय रूप से निर्भर होते जा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश, क्या वह आत्मनिर्भर है? नहीं है। जापान है, इंग्लैंड है, चीन है, दुनिया का कोई भी देश हर दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है। वह किसी न किसी प्रकार से दूसरे देशों से सामान आयात करता है, तब जाकर के उसका पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से संचालित होती है। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से अंतर्निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है।
फिर विकासशील प्रक्रिया है, यह निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं, लगातार चलते रहेगी। समयानुकूल इसमें परिवर्तन संशोधन भी होते रहेंगे। और फिर WTO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व व्यापार संगठन है, इसके विभिन्न देश, इसके दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य बन चुके हैं। और इसकी जो काउंसिल है, वह काउंसिल पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है जो विश्व व्यापार के विरुद्ध हो रही है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करता है। हम आज चीन की गतिविधियों को देखते हुए हमारे मन में एक आक्रोश उत्पन्न होता है कि चीनी सामान को हम खरीदना बंद कर दें, लेकिन इससे चीन को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि भारत अनेक चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। हम भी इस चीज को समझते हैं। तो क्या चीन का बहिष्कार करना संभव है? कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मेक इन इंडिया का नारा देते हैं। आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए। यदि आप भले ही उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, लेकिन यदि आप स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो स्वदेशी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, विकसित होगी, आगे बढ़ेगी। हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ये नहीं कह सकते कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, ये नहीं कह सकते। ये विश्व व्यापार के आर्थिक उदारीकरण के विरुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने नारा दिया, मेक इन इंडिया। स्वदेश में निर्मित चीजों को आप अपनाइए, इससे अपने देश का ज्यादा विकास होगा। ये इसके लाभ हैं। अब देखें हानि की ओर। सबसे पहले आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवादी विचारधारा। स्वाभाविक है, आर्थिक उदारीकरण का यह जो मांग है, इस मांग का प्रारंभ पूंजीवादी देशों ने किया। तब किया जब उनको लगा कि केवल अपने ही देश में व्यापार करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, हमको दूसरे देशों में भी व्यापार करना चाहिए। और साम्यवाद का रोड़ा भी जब खत्म हो गया तो इनके सामने कोई अवरोध अब नहीं रहा। तो यह पूंजीवादी देशों की, पूंजीपतियों की विचारधारा है, जिसे आज पूरी दुनिया के देशों ने बाध्य होकर के स्वीकार कर लिया है। अमीरों को लाभ। स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यापार एक पूंजीपति के द्वारा किया जाता है और पूंजीपति को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। आज दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके CEO को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, एक महीने में 1 करोड़ से भी ज्यादा वेतन दिया जाता है। आप सोचते हैं कि 1 करोड़ वेतन बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि यदि वह अपने CEO को 1 करोड़ रुपए एक महीने में दे रहा है, तो वह CEO अपनी नीतियों के द्वारा उस कंपनी को एक माह में कम से कम 25 करोड़ रुपए कमा कर देगा। स्वाभाविक है, कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देगी। यह सरकारी दुकान नहीं है जहां पर किसान बिके तो भी 50,000, न बिके तो भी 50,000। ऐसा नहीं है। प्रत्येक कंपनी अपने प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करती है और उसके मूल्यांकन के आधार पर उसको वेतन देती है। और यदि वह कंपनी का कर्मचारी उसको उतना कमाकर नहीं देता है, तो फिर वह उस कंपनी में रहने का अधिकार खो देता है। थोपी गई व्यवस्था। स्वाभाविक है, यह व्यवस्था अमीर देशों के द्वारा, विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील और अविकसित राष्ट्रों पर थोपी गई व्यवस्था है। और कोई भी व्यवस्था यदि थोपी जाती है तो वह स्वाभाविक नहीं होती, कभी न कभी उसकी प्रतिक्रिया इनको देखने को मिलेगी। अलोकतांत्रिक, क्योंकि यह एक वर्ग विशेष को संरक्षण देता है। प्रजातंत्र का मूल आधार समानता है। आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के अंतर्गत समाज के एक वर्ग विशेष को, अमीरों को विशेष संरक्षण शासन से प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है। राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव। स्वाभाविक है, क्योंकि
अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को दबाती है। भले राजनीतिक व्यवस्था के पास अंतिम शक्तियां होती हैं, तथापि अर्थव्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव इससे बढ़ता है। और फिर गैर सरकारी संगठनों के संदिग्ध गतिविधियां, ये सेवा कार्य के लिए संगठित की जाती हैं, लेकिन सेवा की आड़ में अनेक प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त रहती है। ये एनजीओस बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं अपने भारत में। फिर एमएनसी की धन लिप्सा, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, एकमात्र उद्देश्य होता है धन कमाना। आज देखिए अनेक प्रकार की खाद्य चीजें पैक्ड स्थिति में मिलती हैं। सोचिए कि उसने कब बनाया था, आज से 4 महीने पहले। आज आप उसको बिल्कुल ताजा खरीद के अभी ला रहे हैं, 4 महीने के बाद आप उसका उपभोग कर रहे हैं। 4 महीने तक कोई भी खाद्य सामग्री सुरक्षित नहीं रह सकती। तो उस खाद्य सामग्री में अनेक प्रकार के ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो उस वस्तु को तो खराब नहीं करता, लेकिन जिन केमिकल्स को उसमें डाला जाता है, वे केमिकल्स हमारे शरीर में आकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि ताजा चीजें खाइए। लेकिन जमाना है कि मैगी खाइए, पास्ता खाइए और क्या वो चाउमीन खाइए। इन सभी ये सब चीजों से क्या होता है, शरीर की बीमारियां ही बढ़ती हैं। और फिर विकासशील देशों को लगातार हानि होती है, क्योंकि इन कंपनी को संसाधनों के लूट करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके पास संसाधन हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। एमएनसी को बुला लिया, एमएनसी को अनुमति दे दिया। एमएनसी पैसे कमाने की आड़ में इतने अधिक रूप से उस संसाधनों का दोहन करते हैं कि पूरी देश की व्यवस्था या कि वहां का वातावरण पूरा प्रदूषित होते जा रहा है। और फिर नव उपनिवेशवाद, यह उपनिवेशवाद का नया रूप है। राष्ट्र दिवालिया होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका हमारे सामने उदाहरण है। चीन ने श्रीलंका को प्रलोभन दिया, चलो तुम्हारे कोलंबो बंदरगाह को, हम्बन टोटा बंदरगाह को चलो विकसित करते हैं, हम पैसा देंगे। श्रीलंका ने कहा ठीक है दे दो, ठीक है पैसा दे, हम विकास करेंगे। करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया चीन ने उनका मेंटेनेंस करने के लिए। चलो एक हमको छोटा सा जगह दे दो, हम अपने कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी बना दिया। चीन तो शातिर है, उसने कहा अब पैसा दो। श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, कहां से देगा? आखिरकार हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को देने के लिए श्रीलंका की सरकार बाध्य हो गई। यही स्थिति आज नेपाल की हो रही है। नेपाल जब जागेगा उसको पछताने का अवसर नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में लगातार भूखमरी बढ़ती जा रही है। चीन उसका सबसे बड़ा विश्वस्त दोस्त है। चीन ने भी ठेंगा दिखा दिया है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो राष्ट्र दिवालिया के कगार पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्र विकासशील देशों को फांसते हैं। अफ्रीका के कई राष्ट्र आज चीन के इतने ज्यादा मोहताज हो गए हैं कि चीन की हां में हां मिलाना उनके लिए अनिवार्य हो गया है। तो जहां वैश्वीकरण में कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिल रही हैं, तो नकारात्मकता भी इसके साथ लगा हुआ है। तो इस वैश्वीकरण से लाभ भी हुआ है, हानि भी हो रही है। इसलिए भले ही वैश्वीकरण आवश्यक है, लेकिन सजगता सतर्कता भी जरूरी है। हर राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीयता का परित्याग नहीं करना चाहिए। दाल में नमक होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नमक न डाल दिया जाए
कि उसका स्वाद ही खत्म हो जाए और खाने लायक ही न रहे। राष्ट्रीयता भी उसी प्रकार से है। विदेशी कंपनियों को किसी भी देश में आमंत्रित करना नमक के समान है। नमक उतना ही डालिए जितना से उस खाद्य वस्तु की गुण में कोई कमी न हो पाए। यदि नमक ही नमक हो गया तो उसमें स्वदेशी क्या बचा। तो इस प्रकार से आर्थिक उदारीकरण वर्तमान समय की मांग है, तथापि ये पूंजीपति देश एमएनसी ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। तो ये लोग तो नहीं सुधरेंगे। आप सजग रह करके अपने देश को बचा सकते हैं। ये है आर्थिक उदारीकरण। इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।